अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अफ़गानिस्तान से रूसी फ़ौज का आखिरी काफ़िला 15 फरवरी 1989 को सोवियत रूस वापस चला गया, लेकिन अपने पीछे एक तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गया। छोटे बड़े ग्रोह अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल के लिए लड़ने लगे। अमेरिका और रूस 10 साल अपने मफाद के लिए अफ़गानिस्तान में लड़कर मॉस्को और वाशिंगटन के ठंडे मौसम में जा बैठे, जबकि पीछे अफ़गानिस्तान के हालात ठंडे ना हो सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस का छोड़ा हुआ इतना असलहा मौजूद था कि मज़ीद 10 साल भी जंग होती तो वो ख़त्म ना होती। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमन के लिए अफ़गानिस्तान के बड़े ग्रोहों को इकट्ठा किया और खाना काबा के साए में एक मुआहदा किया। इस मुआहदे में तय पाया कि तमाम ग्रोह लड़ना बंद कर देंगे, लेकिन ये ना हो सका। इसकी एक बड़ी वजह थी पश्तून और ताजिक ग्रोहों की सदियों पुरानी दुश्मनियाँ। इन ग्रोहों में दो ग्रोह नुमाया थे। ताजिक ग्रोह में अफ़गान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी और उनके वज़ीर दिफा अहमद शाह मसूद थे, जबकि पश्तून ग्रुप के कायद गुलबदीन हिकमतयार थे। जलालाबाद में हाजी कदीर की हुकूमत थी, हेरात में जनरल इस्माइल, जबकि कंदहार में गुल आगा ने हुकूमत बनाई हुई थी। ये सब किसी मरकज़ी हुकूमत को नहीं मानते थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इन तमाम ग्रोहों के साथ सोवियत अफ़गान जंग के ज़माने से ही चले आ रहे थे, लेकिन पश्तून कमांडर गुलबदीन हिकमतयार से सबसे गहरे रवाबित थे, जिसकी दो वजूहात थी। एक ये कि अफ़गानिस्तान में पिछले 300 सालों से पश्तूनों की हुकूमत थी, और वैसे भी अफ़गान आबादी का 40% से ज़्यादा हिस्सा पश्तूनों पर मुश्तमिल है। जबकि दूसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में भी ज़्यादातर हिस्सा पश्तूनों पर मुश्तमिल था और है। 1994 में हिकमतयार और रशीद दोस्तम के इत्तेहाद ने काबुल का मुहासरा किया। अब शहर के अंदर ताजिक कमांडर रब्बानी और अहमद शाह मसूद थे, और बाहर पश्तून कमांडर हिकमतयार और इनके कम्युनिस्ट इत्तेहादी रशीद दोस्तम मौजूद थे। दोनों तरफ से शदीद बमबारी और रॉकेटों का तबादला हुआ। हज़ारों शहरी और जंगजू हलाक हुए। इस तवील लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि गुलबदीन और दोस्तम का इत्तेहाद पसपा हुआ। हिकमतयार इस शिकस्त के बाद कहीं जम ना सके और आखिरकार तेहरान में पनाह ले ली। काबुल में ताजिक कमांडर के इत्तेहाद ने भारत और रूस से ताल्लुकात बढ़ा लिए, और यूं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIA के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के निकल जाने के बाद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की जिम्मेदारी मजबूरन पाकिस्तान की भी थी, क्योंकि जंग के दौरान लाखों अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान आए थे, और वो इसी सूरत में वापस जा सकते थे अगर वहाँ अमन कायम हो। लेकिन हिकमतयार की शिकस्त और खाना जंगी ने पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब को भी बहुत मायूस किया, लेकिन ये मायूसी एक और सानये के अमल से दूर हो गई। बलूचिस्तान से मुंसलिक अफ़गान सूबे कंदहार में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। हुआ ये कि एक मदरसे के तालिब इल्म से एक मकामी कमांडर ने जिनसी ज़्यादती की और फिर इसे कत्ल कर दिया। इसके अलावा कुछ बच्चियों के साथ भी यही किया गया। ऐसा अफ़गानिस्तान के और इलाकों में भी हो रहा था, लेकिन कंदहार में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ। वो यूँ कि कंदहार से बहुत सारे अफ़गान हुसूल इल्म के लिए बलूचिस्तान आए हुए थे। ये तालिब इल्म यहाँ मदारिस में तालीम हासिल करते थे और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर परेशान रहते थे। इन सब ने मिलकर एक गैर मारूफ और 4 दफ़ा रूसियों की गोलियों से ज़ख्मी होने वाले 39 साल शख्स को अपना लीडर बना लिया। वो ख़ुद को तालिबान कहते थे, और जिसको लीडर बनाया गया उसका नाम मुल्ला मोहम्मद उमर था। मुल्ला उमर और इसके साथियों ने बच्चों से ज़्यादती करने वाले कमांडर के गार्ड्स को साथ मिलाया और कमांडर को कत्ल कर दिया। मकतूल कमांडर के कब्ज़े में बड़ी तादाद में रूसी असलहा था, जिसे तालिबान ने कब्ज़े में ले लिया। इस असलहे और कमांडर के गार्ड्स के साथ मिल जाने से इनकी ताकत दुगनी हो गई। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि कंदहार में तालिबान की एक अच्छी शोहरत फैल गई, जिसकी वजह से कारोबारी लोगों ने तालिबान से एक मुआहदा किया कि अमन के बदले ताजिर तालिबान की माली मदद करें। अब तालिबान के पास माल, असलहा और एक नेक नामी थी, जिसके भरोसे पर वो आगे बढ़े। कंदहार में हर चंद किलोमीटर पर एक गिरोह हुआ करता था, जो लोगों को लूटता और इनसे भत्ता वसूल करता। तालिबान ने तमाम नाके हटाना शुरू कर दिए, और यूं अफ़गानिस्तान के जनूबी इलाके में अमन कायम होना शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई इन दिनों पाकिस्तान में मुकीम थे। उन्होंने इंटरव्यू में अहमद रशीद को बताया कि तालिबान शुरू में अच्छे लोग थे, अमन कायम कर रहे थे। उन्होंने खुद भी तालिबान को $50,000 और रूसी जंग का छुपाया हुआ रूसी असलहा भी फराहम किया। ये वक्त था जब मुल्ला उमर का ISI से कोई रब्ता नहीं हुआ था, बल्कि ये लोग बैरूनी दुनिया के लिए अजनबी थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान और तालिबान को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ गई।
کابل میں پشتونوں کی مکمل شکست اور افغانستان میں خانہ جنگی ISI کے لیے پریشان کن تو تھا، لیکن ساتھ ہی وزیر خارجہ نصیر اللہ بابر کو ایک اور فکر بھی لاحق تھی، وہ یہ کہ پاکستان کی معاشی راہداری کو پرامن بنانا تھا۔ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے راستہ بنانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس راستے میں افغانستان کے درجنوں مسلح گروہوں کے ناکے موجود تھے جو کہ بتہ وصولی کا کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے پھر بھی اس راستے کو ایک بار ٹیسٹ کرنا چاہا، لہٰذا پاکستان نے پہلی تجارتی کھیپ ترکمانستان سے منگوائی۔ یہ 30 ٹرکوں پر مشتمل کاٹن سے لدی ہوئی کھیپ تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے راستے میں کچھ جنگجوؤں نے روک لیا اور قافلے کو یرغمال بنا لیا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وزیر خارجہ نصیر اللہ بابر نے ISI کے تھرو طالبان سے رابطہ کیا۔ طالبان کو بھی لگا کہ اگر پاکستان کی مدد کی جائے تو ایک مضبوط اتحادی مل جائے گا، چنانچہ انہوں نے پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طالبان نے کچھ کمانڈرز پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دیا اور اس گروپ نے ان جنگجوؤں کا سراغ لگا لیا اور ان کو ختم کر دیا۔ تمام 30 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ طالبان کی حفاظت میں کاٹن سمیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہ پاکستان اور طالبان کا پہلا رابطہ تھا اور یہی سے طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون بھی ملنا شروع ہوا۔ سعودی عرب نے القاعدہ کو طالبان میں داخل ہونے سے نہیں روکا اور یوں اس کھیل کا آغاز ہوا جو 9/11 تک چلا گیا۔ طالبان کو القاعدہ کا پیسہ اور پاکستان کی سپورٹ ملی تو ان کے حوصلے جوان ہوئے۔ 1994 میں سردیوں سے کچھ پہلے طالبان نے افغانستان کے مشرقی صوبے قندھار پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ 1995 میں ہرات بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا۔ ہرات پر کنٹرول کے صرف 1 سال بعد طالبان نے کابل پر حملہ کر دیا۔ اس بار احمد شاہ مسعود اور ربانی اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ احمد شاہ مسعود کی فورسیں شمال میں وادی پنشیر کی طرف پسپا ہوئی اور طالبان ایک فاتح کی طرح کابل میں داخل ہوئے۔ تو دوستو، یہ تو تھی کہانی کہ طالبان کیسے وجود میں آئے اور ان کا ISI اور پاکستان سے پہلا رابطہ کیسے ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔